नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक और नई स्कीम पोस्ट ऑफिस की, जिसको रिकरिंग डिपॉजिट बोला जाता है। इसको शॉर्ट में आरडी बोलते हैं। इस स्कीम के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंटली 6.8 पर एनम है। क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कुछ टाइम के बाद अपने अपने हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उसको बदलता रहता है। पर इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। मिनिमम डिपॉजिट इसके अंदर 100 रुपये पर मंथ किया जा सकता है। 100 रुपये पर मंथ का इसका मिनिमम डिपॉजिट है। 100 रुपये मिनिमम डिपॉजिट रहेगा पर मंथ का, इन अमाउंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़। 10 रुपये के मल्टीपल में आप इसके मिनिमम डिपॉजिट से ऊपर भी आप इसको जमा करा सकते हैं, यानी 150 रुपये का भी ले सकते हैं, पर मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़ होना चाहिए। यानी 115 रुपये का आप नहीं खोल सकते, 120 होना चाहिए, 130 होना चाहिए, 140 हो सकता है, 200 हो सकता है, 210 हो सकता है। मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है इसकी। कितना भी अमाउंट आप पर मंथ का डिपॉजिट कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब ये है कि मंथली एक फिक्स अमाउंट, फिक्स टाइम पीरियड पे आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, या फिर आप डिपॉजिट कर रहे हैं, उसको रिकरिंग डिपॉजिट बोला जाता है उस स्कीम को। तो इसमें मंथली पैसा कटता है। कौन कौन इसको ओपन कर सकता है इसके बारे में हम जानते हैं। कोई भी सिंगल एडल्ट इसको ओपन कर सकता है। कोई भी एडल्ट इसको जॉइंटली ओपन कर सकते हैं। 3 जने तक इसको जॉइंटली ओपन कर सकते हैं, जॉइंट ए और जॉइंट बी स्कीम के द्वारा। टाइप हैं जॉइंट होल्डर के, जॉइंट ए और जॉइंट बी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया। एक जॉइंट ए क्या होता है, जॉइंट बी क्या होता है। कोई भी गार्जियन इसको ओपन कर सकता है बिहाफ ऑफ माइनर के बेस पे कोई भी गार्जियन इसको ओपन कर सकता है। कोई भी गार्जियन इसको ओपन कर सकता है बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई अनसाउंड माइंड का बंदा है या फिर कोई चाइल्ड है, तो उसके डॉक्यूमेंट या उसके बिहाफ पे भी गार्जियन इसको ओपन कर सकता है। कोई भी माइनर इसको ओपन कर सकता है जो 10 साल से ऊपर का है, वो अपने खुद के नाम पे इसको ओपन कर सकता है। कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट इसमें ओपन किए जा सकते हैं, 1000, 2000, कोई लिमिट नहीं है। कितने भी अकाउंट इसको आप ओपन कर सकते हैं। कितने भी डिपॉजिट के, पर मंथ के 100 रुपये डिपॉजिट, पर मंथ 200 रुपये डिपॉजिट, पर मंथ 500 रुपये डिपॉजिट, 1000, 1 लाख, 50,000, कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। अकाउंट को कैसे भी ओपन किया जा सकता है। बाय कैश भी ओपन किया जा सकता है, बाय चेक भी ओपन किया जा सकता है। अगर आप बाय चेक इसको ओपन कर रहे हैं तो उस केसेस में आपको पहले चेक को देना पड़ेगा, वो क्लियरेंस में जाएगा। क्लियरेंस होने के बाद जब वो चेक क्लियर हो जाएगा, उस डेट में आपका अकाउंट ओपन होगा। मिनिमम डिपॉजिट जैसे मैंने आपको पहले बताया था 100 रुपये है, और मिनिमम मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़ है। इसके अंदर जो सब्सिक्वेंट डिपॉजिट होता है, अगर आपने 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में अकाउंट खुलाया है, अकाउंट ओपनिंग के डेट के अकॉर्डिंग इसका सब्सिक्वेंट डिपॉजिट का सिस्टम रहता है। जैसे अगर आपने 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में अगर आपका अकाउंट ओपन हुआ है, तो आपको 1 से 15 तारीख, यानी 15 के पहले पहले अगर आप पेमेंट जमा करते हैं मंथली, जैसे आपने 100 रुपये का अकाउंट खुलाया, आपने 13 तारीख को अकाउंट खुलाया था, तो अगर आप 15 तारीख के पहले उस अमाउंट को पे करते हैं तो कोई आपके ऊपर डिफ़ॉल्ट फीस नहीं लगेगी। यानी 15 के पहले पहले आप उसको ओपन करना है, उसके अंदर डिपॉजिट करना है आपको। और अगर आपने वही अकाउंट 16 तारीख के बाद 30 तारीख, यानी मंथ की जो लास्ट डेट है, 30 हो सकती है, 31 हो सकती है, उसके बीच में अगर आपका अकाउंट ओपन हुआ है, तो आपको 16 के, यानी वर्किंग डे जो है, कैलेंडर मंथ का जो वर्किंग डे है, उसके पहले पहले आपको सब्सिक्वेंट डिपॉजिट जमा करना है। अगर आप उस बीच में नहीं जमा कर पाते हैं, जैसे अगर आपने 13 तारीख का अकाउंट ओपनिंग है आपका और आपने 16 तारीख को अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो आपको उसमें डिफ़ॉल्ट फीस ऐड हो जाएगा। वो डिफ़ॉल्ट फीस की कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ अभी आगे। इफ सब्सिक्वेंट डिपॉजिट इज नॉट मेड अप टू द प्रिस्क्राइब डे फॉर अ मंथ, अगर जो आपका प्रिस्क्राइब डे है, जैसे मई के अंदर आपको जमा करना था, अगर आपने मई की 16 तारीख को आपने जमा करा, जबकि अकाउंट ओपनिंग आपकी 14 तारीख है, तो आप उसको 16 तारीख को अगर आप पे कर रहे हैं, तो आपको उसमें डिफ़ॉल्ट फीस पे करनी पड़ेगी। हर 100 रुपये पे 1 रुपये डिफ़ॉल्ट फीस होती है। हर 100 रुपये पे 1 रुपये डिफ़ॉल्ट फीस होती है। आरडी अकाउंट के अंदर क्या है, इफ एनी आरडी अकाउंट देयर इज अ मंथली डिफॉल्ट, द डिपॉजिटर हैज टू फर्स्ट पे द डिफॉल्टी मंथली डिपॉजिट विद डिफॉल्ट फीस एंड देन पे द करंट मंथ डिपॉजिट। अगर जैसे पिछले मंथ का आपका पेंडिंग चल रहा है, तो आपको पहले पिछले मंथ का जमा करना पड़ेगा विद डिफॉल्ट फीस, उसके बाद आपका नया मंथ का आप जमा कर पाएंगे। अगर 4 रेगुलर डिफॉल्ट हो जाते हैं आपके, तो अकाउंट डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। कैन बी रिवाइव विद इन 2 मंथ। उस 4 महीने के बाद, 4 महीने का आपने कंटिन्यू डिफॉल्ट हो गया आपका अकाउंट, 4 महीने के बाद अगर अगले 2 महीने के बीच में अगर आपने पुराना डिफ़ॉल्ट पे कर देते हैं, तो आपका अकाउंट कंटिन्यू रहेगा। अगर आप उस अगले 2 महीने में भी डिपॉजिट या जो डिफ़ॉल्ट फीस है उसको पे नहीं कर पाते हैं, तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। उस केस में आपको फिर रिवाइवल के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और उसमें आरडी के अंदर ये प्रॉब्लम है, अदर अकाउंट रिवाइवल हो जाते हैं, आरडी के अंदर फिर वो रिवाइवल नहीं होता। फिर आपको 3 साल के बाद ही उस अमाउंट को लेना पड़ेगा। और 3 साल के बाद जो भी आपका अमाउंट लॉक्ड हुआ है, जैसे अगर आपने 1 साल के लिए पे करा था, उसके बाद आप 4 महीने तक पे नहीं कर पाए, फिर आप नेक्स्ट 2 महीने में भी आप पे नहीं कर पाए डिफ़ॉल्ट फीस, तो टोटली आपका 1 साल का जो आपने अमाउंट पे करा, उस अमाउंट को आप 3 साल बाद ही निकला पाएंगे, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूड हो चुका है अब अमाउंट। और वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, एसबी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको पैसा मिलेगा बाद में।
एडवांस डिपॉजिट आप इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मंथली पे करने में कई बार हम भूल जाते हैं, उस चीज़ से बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, एक बार में 6 महीने का जमा कर सकते हैं, एक बार में 12 महीने का जमा कर सकते हैं, आप चाहें तो एक साल में, एक बार में आप 5 साल का भी जमा कर सकते हैं। और ये जो टोटल स्कीम है आरडी की, ये 5 साल के लिए होती है बेसिकली जो स्कीम है ये 5 साल तक चलती है, यानी कंटिन्यू आपको 5 साल तक मंथली डिपॉजिट करना है। मतलब इफ आरडी अकाउंट इज नॉट डिसकंटिन्यूड कैन मेड एडवांस डिपॉजिट अप टू 5 ईयर इन अकाउंट। 5 साल का आप एक बार में जमा कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट डिसकंटिन्यूड नहीं हुआ है तो। अगर आप कोई भी एडवांस पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको पोस्ट ऑफिस रिबेट देता है। तो रिबेट किस कंडीशन पे मिलती है, रिबेट का क्या सिस्टम है, 100 रुपये के डिनोमिनेशन पे अगर आप 6 महीने के लिए जमा कर रहे हैं तो 10 रुपये मिलेंगे, और 12 महीने के लिए जमा कर रहे हैं तो उसको 40 रुपये रिबेट फीस मिलेगी आपको रिटर्न। रिबेट का मतलब ये है कि अगर आपने 6 महीने का 100 रुपये का आपका डिनोमिनेशन है, मतलब हर मंथ आप 100 रुपये जमा करते हैं, तो 100 रुपये का अगर आपने 6 महीने का एडवांस जमा करा तो 600 रुपये होना चाहिए आपका, पर 600 रुपये नहीं होके उसमें 10 रुपये की आपको रिबेट मिल जाएगी, यानी 500 रुपये 90 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा जमा करने का। वो आपको लास्ट में कैलकुलेट होता है, स्टार्टिंग में तो आपको पूरा ही पे करना पड़ेगा। इसके अंदर एक अच्छी स्कीम ये भी है कि आरडी स्कीम के साथ साथ आरडी जब आप जमा करते हैं तो उस पर आप लोन भी ले सकते हैं, आरडी के ऊपर लोन भी मिलता है। ये बहुत ही कम स्कीम्स में ऐसा होता है, ये आरडी के अंदर ऐसा स्कीम है। इसके अंदर अगर आपने 12 महीने की एक साथ इंस्टॉलमेंट जमा कर दी, एक साथ नहीं 12 महीने की अगर आपने कंटिन्यू इंस्टॉलमेंट जमा कर दी, यानी 1 ईयर आपने कंटिन्यू जमा कराया इसको, तो जो भी आपका बैलेंस है, जो भी आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस बचा है उसका 50% आप लोन के रूप में उठा सकते हैं। लोन को रीपेमेंट आप एक लमसम अमाउंट में भी कर सकते हैं और चाहे तो मंथली भी कर सकते हैं। मतलब लोन पे जो इंटरेस्ट रहेगा वो 2% रहेगा, 2% प्लस रेट ऑफ आरडी इंटरेस्ट। आरडी का जो इंटरेस्ट है वो उसके ऊपर 2% रेट बढ़ा के, यानी अगर आरडी का 5.5 है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मान सकते हैं लोन पे आपका 7.5। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो कब से होगा, जैसे आपने जो लोन अमाउंट जो विड्रॉ कराया, जैसे आज आपने लोन अमाउंट विड्रॉ कराया, अपन समझते हैं जैसे आज आपने लोन अमाउंट विड्रॉल कराया, तो उस डेट से आप जब उस लोन का जो भी अमाउंट है उसको पे कर रहे हैं, मतलब वहाँ तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उस केसेस पे। और अगर आपने लोन भी पे नहीं करा, इन केस लोन इज नॉट पेड रीपेड टिल द मैच्योरिटी तक अगर आपने लोन भी पे नहीं करा तो लोन प्लस इंटरेस्ट, लोन के साथ जो उसका इंटरेस्ट होगा वो आपकी जो मैच्योरिटी है, यानी आरडी का जो अमाउंट आपको मैच्योरिटी होने पे मिलने वाला है उसमें से पूरा तरीके से डिडक्ट कर लिया जाएगा। लोन को इजीली आप टेक कर सकते हैं। आप ऑफिस के अंदर जाएं, वहाँ पर लोन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, पासबुक के साथ आप उसको लेके जाएं, लोन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वहाँ पर आपकी जेरोक्स एंड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कुछ एक डॉक्यूमेंट पे आपके साइन होंगे लोन एप्लीकेशन फॉर्म पे, उसके बाद आपको लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा, यानी लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। प्री मैच्योर क्लोजर की इसमें क्या बात होती है, प्री मैच्योर क्लोजर की इसके अंदर अपन बात करते हैं। तो प्री मैच्योर क्लोजर का मतलब ये है, प्री मैच्योर क्लोजर का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट होने वाला है, जैसे आरडी की स्कीम है वो 5 साल के लिए होती है स्कीम, तो आपको पूरा 5 साल करने के बाद आपको वो अकाउंट मैच्योर होगा। पर प्री मैच्योर क्लोजर का मतलब ये है कि मैच्योर नहीं हुआ उसके पहले आपको क्लोज कराना है उसका, तो उसकी क्या कंडीशन है, तो उसकी अलग अलग कंडीशंस होती है हर अकाउंट के लिए। तो आरडी अकाउंट की इसकी कंडीशन ये है कि 3 साल के बाद आप उसको प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप डिफॉल्ट फीस पे नहीं कर रहे हैं 6 महीने तक कंटिन्यू, तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यूड हो जाएगा, फिर आप 3 साल बाद उस पेमेंट को निकाल सकते हैं। तो 3 साल बाद निकालने का मतलब यही है कि वो प्री मैच्योर क्लोज हो रहा है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद उसकी प्री मैच्योर क्लोजर की डेट है, यानी सिस्टम जो है उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो 3 साल की है प्री मैच्योर की। तो उसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जो क्लोजर फॉर्म होता है एक्चुअली, उस क्लोजर फॉर्म को आप भरेंगे। उस क्लोजर फॉर्म के साथ आपका एसबी3 कार्ड लगेगा, यानी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लगेगा, आधार कार्ड की जेरोक्स लगेगी। उस क्लोजर फॉर्म पे आपको 2 जगह साइन करने पड़ेंगे, काउंटर पीए को आपको सबमिट करना पड़ेगा सारी डिटेल्स के साथ। उसके बाद काउंटर पीए उसको क्लोज करेगा। काउंटर पीए क्लोज करने पे जब आप उसको क्लोज करेंगे 3 साल के बाद, यानी मेच्योरिटी कंप्लीट होने से पहले आप उसको क्लोज कर रहे हैं, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एसबी का मिलेगा, पीओएसबी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो बेसिकली 4% होता है। और ये बात और ध्यान रखें, अगर आप जैसे आपका आरडी के अकाउंट 5 साल के अंदर क्लोज हो रहा है, पर गलती से जैसे 18 मई 2023 को हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 18 मई 2023 को अगर आपके 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं आरडी अकाउंट के, और अगर आप उसको 17 तारीख को क्लोज करा रहे हैं तो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ही मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखें, आरडी के पूरा मैच्योर होने के बाद ही, चाहे 3 दिन बाद जाएँ, उससे कोई इशू नहीं है, पर आप 1 दिन अगर पहले भी जा रहे हैं तो आपको पूरा लॉस होगा, उसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबी का मिलेगा। तो इसलिए ये चीज़ बड़े ध्यान रखें, आपकी जब डेट ऑफ क्लोजर है यानी डेट ऑफ मैच्योरिटी है, उसके चाहे आप 3 दिन बाद जाएँ, पर 1 दिन पहले बिल्कुल भी ना जाएँ, क्योंकि उसके अंदर मैच्योरिटी फिर आपको होगी तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से होगी, जिसमें आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो मैच्योरिटी का मैंने आपको बता ही दिया, मैच्योरिटी इसकी जैसे 5 साल की होती है तो 5 साल में वही 60 मंथ डिपॉजिट होता है, वो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अंदर एक और बेसिक चीज़ ये है, एक और चीज़ इसके अंदर बेनिफिट ये है कि अगर जैसे आपने 5 साल कंटिन्यू आपने पे कर दिया आरडी, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि मैं इसको बंद नहीं करना चाहता, मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, तो इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वापस एक्सटेंशन का पीरियड जो है सेम 5 साल का हो जाएगा। उसके अंदर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आरडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी, जैसे अगर 5.5 चल रही है तो 5.5 ही मिलेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट,
पर अगर जैसे अगर आप उसको 5 साल का आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप उसको दोबारा एक्सटेंड करा रहे हैं, तो एक्सटेंड कराने के बाद अगर आपने 1 साल के बाद उसको निकलवा रहे हैं तो आपको आरडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको क्लोजर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। पर अगर आप 1 साल से पहले करवा रहे हैं तो जो आपका लास्ट अमाउंट है यानी 5 साल तक जो आपने पे करा है वो तो आपको आरडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा। उसके बाद जो आपने एक्सटेंड कराया है उसको अगर आप जो क्लोज करा रहे हैं तो वो जो अगर आपने 1 साल के पहले आप क्लोज करा रहे हैं तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर एसबी का मिलेगा 4% से। आरडी के अकाउंट को अगर मैच्योरिटी हो गई है, विदाउट डिपॉजिट भी आप उसको रख सकते हैं काफ़ी टाइम तक, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। जैसे अगर आपने आरडी का अकाउंट आपका 5 साल के अंदर कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट 5 साल के लिए भी आप उसको विदाउट डिपॉजिट रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसमें जो भी आपका अमाउंट होगा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के वो आपको दे दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा जब भी आप उसको क्लोज कराना चाहेंगे। रीपेमेंट कब होता है? रीपेमेंट ऑन द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर के केस में क्या है, ऑन द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर, नॉमिनी अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो उस केस में क्या होता है, नॉमिनी या जो उसका क्लेमेंट होता है, नॉमिनी का मतलब ये होता है जो मैंने आपको पहले बताया था एसबी ऑर्डर का, जब एसबी की स्कीम के बारे में जब मैंने आपसे बात करी थी तो मैंने उसके अंदर बताया था नॉमिनी आजकल कंपलसरी कर दिया है किसी भी अकाउंट को ओपन करने के लिए। नॉमिनेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना नॉमिनेशन के कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी बैंक को, पोस्ट ऑफिस को एंड कस्टमर को भी। जैसे अगर नॉमिनेशन नहीं होता है किसी अकाउंट के अंदर तो अगर उस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो ये जज करना मुश्किल हो पाता है कि ये इसके अकाउंट होल्डर का पैसा किसको दिया जाए, क्योंकि नॉमिनेशन जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये फिर उसके बाद उसके लीगल हायर्स के डॉक्यूमेंट बनते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर बनवाने पड़ते हैं, उन सब चीज़ों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार फैमिली वालों को पता भी नहीं होता इसके नाम पर अकाउंट है। तो नॉमिनेशन अगर है तो उसके अंदर ईजिली जो नॉमिनेशन है, अगर उसका बेटा है, बेटी है, मदर है, फादर है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो वो जो भी नॉमिनेशन नेम उसके अंदर डला हुआ होगा उस नॉमिनेशन को पूरा, उस नॉमिनी को पूरा एज इट इज़ पूरा का पूरा अमाउंट उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। खाली उसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा और कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। बहुत बड़ा कोई उसमें इशू नहीं है, वो बहुत ईजिली सैंक्शन हो जाता है। पर अगर नॉमिनेशन नहीं हो तो उसके बाद आपको बहुत सारे लीगल हायर्स के डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं जो एडवोकेट के थ्रू बनते हैं। उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कस्टमर को भी और पोस्ट ऑफिस को भी, लंबा प्रोसेस हो जाता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए नॉमिनेशन को भी कंपलसरी कर दिया गया है आजकल, ताकि कस्टमर को भी जल्द से जल्द उसका क्लेमेंट या जो भी उसका क्लेम है वो उसको तुरंत सेटल हो जाए उसका, ताकि उसको भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो यही मैं बता रहा था आपको कि अगर कोई अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को या फिर उसका जो क्लेमेंट है वो एक सबमिट करेगा क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म को पोस्ट ऑफिस में। तो वहाँ से उसको एलिजिबल जो आरडी का अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंस होगा वो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आफ्टर सैंक्शन ऑफ क्लेम नॉमिनी ऑफ लीगल हायर कैन कंटिन्यू आरडी अकाउंट। क्लेम सैंक्शन होने के बाद वो ये भी कर सकते हैं, जो नॉमिनी और जो लीगल हायर है वो आरडी अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं टिल मैच्योरिटी तक। सबमिट एप्लीकेशन एट द एक उसके लिए एक एप्लीकेशन दोबारा देनी पड़ेगी आपको कंसर्न पोस्ट ऑफिस के अंदर कि मैं इस अकाउंट को कंटिन्यू रखना चाह रहा हूँ, मैं इसका नॉमिनी हूँ, ये मेरी डिटेल्स है। उसके अंदर सारी डिटेल्स सिस्टम में वो चेक की जाएगी, उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके बेस पे उस अकाउंट को कंटिन्यू रखा जा सकता है। तो ये सारी स्कीम मैंने आज आपको आरडी के बारे में बताया था। काफ़ी अच्छी स्कीम है, इसके अंदर आप मंथली डिपॉजिट कर सकते हैं। एक 5 साल के बाद एक आपको ठीक ठाक अमाउंट मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।